नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल के सबसे ताज़ा खबरों के साथ। आज हम आपको 11 अक्टूबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ रहें। बध्यात बरमाणा के बीच बनेंगी 4 सुरंगें, सभी की 6.64 किलोमीटर होगी कुल लंबाई। जल्द शुरू होगा काम। सामरिक महत्व की भानुपल्ली बिलासपुर बैरी ब्रॉडगेज रेलवे लाइन के तहत बध्यात से लेकर बरमाणा तक 4 टनल निर्माण का टेंडर अवॉर्ड हुआ है। इन सभी 4 सुरंगों की कुल लंबाई 6.64 किलोमीटर होगी। टनल पैकेज 6 के तहत यह टेंडर मैक्स इंफ्रा कंपनी को दिया गया है। बध्यात से आगे बरमाणा के बीच यह टनल निर्मित की जाएंगी। इससे पहले ब्रिज पैकेज 2 के तहत कुल 1.48 लंबाई के 8 ब्रिज का टेंडर SIPL कंपनी और ब्रिज पैकेज 3 के तहत 2.38 किलोमीटर लंबाई के 2 ब्रिज का टेंडर HG इंफ्रा को अवार्ड हो चुका है। खास बात यह है कि यह दोनों ही वायडक्ट तकनीक आधारित ब्रिज बिलासपुर शहर में गोबिंद सागर झील पर प्रस्तावित हैं। इन ब्रिज के बन जाने से यह एक आकर्षण का केंद्र भी बनेंगे। इस प्रोजेक्ट को 2025 तक धरोट तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। अभी तक कुल 20 में से 9 टनल ब्रिज थ्रू हो चुकी है, जबकि शेष टनल का निर्माण कार्य जारी है। यह प्रोजेक्ट 6,600 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत का है और अभी आगे यह कॉस्ट और बढ़ेगी। यह रेलवे लाइन 6 पैकेज में बन रही है, जिसके तहत पैकेज 1 के तहत जंडौरी धरोट, धरोट महला, महला धनसवाई, कोट भराड़ी, भराड़ी बध्यात और बध्यात से आगे बरमाणा तक कुल 6 पैकेज में कार्य किया जा रहा है। उधर रेलवे लाइन पर चिन्हित की गई निजी जमीन को एक्वायर करने के लिए प्रक्रिया जारी है। लैंड एक्विजिशन ऑफिसर अभिषेक गर्ग के अनुसार जमीन के अधिग्रहण को लेकर प्रक्रिया चल रही है। 26.13 किलोमीटर ट्रैक टनल में 8.54 पुल पर रेलवे लाइन का ट्रैक 26.13 किलोमीटर टनल के भीतर होगा, जबकि कुल 8.54 किलोमीटर ट्रैक पर ब्रिज होंगे। ऐसे में 27.93 किलोमीटर ट्रैक ही ओपन होगा। इस तरह से जंडौरी से लेकर बैरी बरमाणा तक का सफर रोमांच से भरपूर होगा। रेलवे लाइन पर शुरुआती 7 टनल में ब्लास्टलेस ट्रैक BLT बिछाने की कवायद शुरू हो चुकी है। यह तकनीक पूरी तरह से सुरक्षित है। कार्य जोरों पर है और जल्द ही यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा। मैदान में क्रिकेट, दर्शक दीर्घा में सियासी खेल, धर्मशाला में मैच के दौरान साथ दिखे सुधीर शर्मा, अरुण धूमल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में मंगलवार को खेले गए इंग्लैंड व बांग्लादेश के मैच में सियासत पर क्रिकेट का खेल भारी रहा। लंबे समय बाद क्रिकेट स्टेडियम में भाजपा व कांग्रेस की सियासी कड़वाहट को मिटाकर पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा और IPL चेयरमैन अरुण धूमल ने नया सियासी संदेश दिया। दोनों ने HPCA स्टेडियम में मिलकर ठहाके लगाते हुए क्रिकेट मैच का लुत्फ उठाया। दोनों ने मैच का आनंद लेने के साथ साथ धर्मशाला व पर्यटन को लेकर भी गंभीर चर्चा की। बता दें कि मंगलवार को शानदार मौसम, धौलाधार के मनमोहक दृश्य के बीच दर्शकों ने इंग्लैंड व बांग्लादेश के मैच का खूब मजा लिया। इसी दौरान IPL के चेयरमैन अरुण धूमल और धर्मशाला के विधायक व पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने एक साथ बैठकर मैच देखा। हालांकि इन दोनों में ही कभी कोई सियासी रंजिश नहीं रही है, लेकिन कांग्रेस व भाजपा के बीच रही सियासी खींचतान के बीच कांग्रेस नेताओं ने अक्सर स्टेडियम से दूरी ही बनाकर रखी, लेकिन मंगलवार को सुधीर शर्मा ने पुरानी परंपरा को तोड़कर नया संदेश दिया है।
धर्मशाला में वर्ल्ड कप के आयोजन के साथ पर्यटन कारोबार जैसे कई मामलों पर भी दोनों के बीच चर्चा हुई। पूरे मैच के दौरान सुधीर शर्मा और अरुण धूमल ने विभिन्न मामलों पर चर्चा की और साथ-साथ मैच भी देखा। विधायक सुधीर शर्मा ने कहा कि वनडे वर्ल्ड कप के 5 मैच धर्मशाला में होने से धर्मशाला विश्व मानचित्र पर उभर रहा है। इससे आने वाले समय में पर्यटकों की आवक बढ़ेगी। राज्य में बुरी तरह प्रभावित होगा टूरिज्म, टैक्सी संचालकों पर टैक्स को लेकर बोले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। बाहरी राज्यों के टैक्सी संचालकों पर टैक्स वसूलने का भाजपा ने विरोध किया है। भाजपा का प्रदेशाध्यक्ष डा राजीव बिंदल ने कहा कि इससे प्रदेश टूरिज्म बुरी तरह प्रभावित होगा। भाजपा संसदीय क्षेत्र शिमला लोकसभा प्रवास योजना की बैठक भाजपा मुख्यालय दीपकमल चक्कर शिमला में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता संसदीय क्षेत्र प्रभारी पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी द्वारा की गई, जिसमें माननीय सांसद एवं लोकसभा प्रभारी नरेश बंसल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा राजीव बिंदल, संगठन महामंत्री सिद्धार्थन, सांसद सुरेश कश्यप, महामंत्री डा सिकंदर कुमार और बिहारी लाल शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने लगातार हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर महंगाई का बोझ बहुत बुरी तरह से बढ़ाया है। आपदा के अंदर जनता को जो राहत दी जानी चाहिए थी, वह राहत न देकर महंगाई को निरंतर बढ़ाने का कार्य किया है। इसके विपरीत केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अनेक प्रकार की राहत प्रदान की है। बैठक में कार्यकर्ताओं को सांसद एवं भाजपा नेता नरेश बंसल का भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उन्होंने लोकसभा प्रवास योजना के नियमित कार्यान्वयन कार्यों की विस्तृत जानकारी कार्यकर्ताओं को दी। बैठक में विधायक बिट्टू वर्मा, रीना कश्यप और पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज भी उपस्थित रहे। राजीव बिंदल ने कहा कि टैक्स से हमें कोई एतराज नहीं है, पर हमारे प्रदेश का टूरिज्म जो पहले से ही बुरी तरह से प्रभावित है। पहले गैंगरेप, फिर दुपट्टे से घोंट दिया गला, मर्डर केस में 3 युवक गिरफ्तार, वारदात में 2 नाबालिग भी शामिल। जोगिंद्रनगर में 55 वर्षीय महिला की हत्या का मामला पुलिस ने 24 घंटों में सुलझा लिया है। महिला के साथ पहले 5 युवकों ने गैंगरेप के किया और बाद महिला के विरोध करने पर उसी के दुपट्टे से गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। इन सबने पहले महिला के साथ मिलकर शराब पी और बाद में उसका यौन उत्पीड़न किया। इसके बाद हत्या कर दी गई। 5 युवकों में से 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी नाबालिग है। सभी से पुलिस की पूछताछ जारी है। हिरासत में लिए गए तीनों आरोपियों सन्नी कुमार 21 वर्ष, राकेश कुमार 31 वर्ष निवासी जिमजिमा और शिवम 23 वर्ष निवासी खंडोल भवारना के रहने वाले हैं। आरोपियों में से 4 आरोपी आपस में रिश्तेदार हैं तथा घटनास्थल के करीबी गांव के रहने वाले हैं। 5वां आरोपी जिला कांगड़ा के भवारना के खंडोल गांव का रहने वाला है, जो कि यहां चौंतरा में रहता है। पुलिस ने 5 आरोपियों को करीबी जंगलों से धर दबोचा है। डीएसपी पद्धर संजीव सूद ने बताया कि यह सभी आरोपी चरान का काम करते हैं। रविवार को यह गाड़ी द्वारा सरकाघाट से यहां अप्रोच रोड पहुंचे तथा यह शराब के नशे में थे। इन्हें यहां नशे की हालत में सत्या देवी मिली तथा इन्होंने वहां रेन शेल्टर में इकट्ठे बैठकर शराब पी और उसके के साथ बलात्कार किया तथा जब वह चीखने लगी तो इन्होंने उसी के दुपट्टे से उसका गला घोंट उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस अधीक्षक मंडी सौम्या सामशिवन ने भी मौके पर पहुंचकर तमाम जानकारी जुटाई। आरोपियों को बुधवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस ने 5 के खिलाफ हत्या तथा बलात्कार का मामला दर्ज किया है। सीसीटीवी फुटेज से मिले अहम सुराग। इस मामले में सीसीटीवी से पुलिस को अहम सुराग मिले।
पुलिस ने जब सारी कड़ियों को जोड़ा तो आरोपियों की पहचान हो गई। वारदात स्थल के समीप ही एक सीसीटीवी लगा था, जिसमें ज्यादातर वारदात कैद भी हो गई। इसे पुलिस को अहम सुराग मिले और आरोपियों को फरार होने से पहले की पकड़ लिया गया। बंदरों को लपकने टैंक में कूद गए तेंदुए। वन्य प्राणी विभाग ने 3 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित बाहर निकाले। मरे बंदरों को देखकर 2 तेंदुए खाली टैंक में कूद गए और टैंक में ही फंस गए। करीब 3 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दोनों को जिंदा बाहर निकाला गया है। इन तेंदुए को बाहर निकालने के लिए स्थानीय लोगों ने भी अभियान चलाया था। ग्रामीणों ने टैंक की दीवारें तोड़ दी। इस मौके पर वन्य प्राणी विभाग की एक टीम भी मौके पर पहुंची थी और दोनों तेंदुए बिना किसी चोट के टैंक से बाहर निकल आए। घटना सोमवार देर शाम की है। जुन्गा के कोहाड़ में बने एक निजी टैंक में बंदर गिरे हुए थे। इन बंदरों की मौत हो चुकी थी। बंदरों को टैंक में देखकर 2 तेंदुए वहां पहुंच गए और कुछ ही देर में टैंक में कूद गए। टैंक कूदने के बाद स्थानीय लोगों ने तेंदुए देखे और इसकी जानकारी वन्य प्राणी विभाग को दी। साथ ही ग्रामीण खुद भी तेंदुए को बाहर निकालने में जुट गए। करीब 15 फुट गहरे गड्ढे की ऊपरी दीवार को ग्रामीणों ने तोड़ दिया और ऊंचाई कम होने के साथ ही तेंदुए बाहर निकल आए और जंगल की तरफ भाग गए। वन्य प्राणी विभाग मुख्यालय सहायक अरण्यपाल रविशंकर ने बताया कि दोनों तेंदुए के टैंक में गिरने की जानकारी स्थानीय लोगों ने वन्य प्राणी विभाग को दी थी। इसके बाद विभाग ने तेंदुए को बाहर निकालने की योजना बनाई और एक टीम को मौके पर भेजा गया। टैंक मालिक की रजामंदी से जेसीबी की मदद से टैंक की दीवार को तोड़ दिया गया। इसके बाद टैंक में लकड़ी के स्लीपर डाले गए, परंतु उस पर से भी तेंदुए बाहर नहीं निकल सके। उन्होंने बताया कि जेसीबी लाकर टैंक की एक दीवार को तोड़ दिया गया। इसके बाद दोनों तेंदुए बाहर निकल आए। दवाओं की क्वालिटी पर ध्यान दे उद्योग। इंडियन फेडरेशन ऑफ फार्मा जेनेरिक के सम्मेलन में बोले डा ईश्वर रेड्डी। इंडियन फेडरेशन ऑफ फार्मा जेनेरिक के सालाना सम्मेलन में मुख्य अतिथि डा ईश्वर रेड्डी ने देश भर के फार्मा उद्योगों और फार्मा मार्केटिंग कंपनियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के फार्मा उद्योग द्वारा बनाई जाने वाली दवाओं का आधा हिस्सा विश्व भर के देशों में निर्यात किया जाता है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया भर में फार्मा उत्पादन की प्रथम पंक्तियों में तभी शामिल हो सकता है जब यहां दवाओं की क्वालिटी में और सुधार किया जा सके। उन्होंने भारतीय फार्मा निर्माण व मार्केटिंग क्षेत्र में लगे हुए उद्योगपतियों व मार्केटिंग कंपनियों के पदाधिकारियों को अपील की कि वह मूल्य कम करवाने के स्थान पर क्वालिटी बढ़ाने की और पूरा ध्यान दें, ताकि देश और विदेशों के मरीजों को विश्व स्तर की बढ़िया और उचित मूल्य वाली दवाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि इस पद्धति को अपनाने से भारतीय दवा कंपनियों का विश्व स्तर पर ब्रांड भी लोकप्रिय हो सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे मरीजों, दवा निर्माताओं, मार्केटिंग कंपनियों, डिस्ट्रीब्यूटर्स इत्यादि सभी दवा उद्योग में लगे लोगों को लाभ होगा। इस अवसर पर डा ईश्वर रेड्डी को संस्था के अध्यक्ष राकेश अरोड़ा, महासचिव ज्ञानेश जसवाल और अन्य पदाधिकारियों ने पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। संस्था के अध्यक्ष राकेश अरोड़ा ने आश्वासन दिया कि निकट भविष्य में दवा निर्माण में उच्च क्वालिटी और जेनेरिक सिस्टम का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। शिकायत करने वालों को ही मिलेगा पैसा। क्रिप्टो ठगी पर बोले विधायक होशियार सिंह, नहीं तो सरकारी खाते में जाएगी राशि। विधानसभा में क्रिप्टो फ्रॉड के मामले को उठाकर सरकार को एसआईटी बनाने के लिए मजबूर करने वाले देहरा के विधायक होशियार सिंह ने कहा कि क्रिप्टो फ्रॉड की एफआईआर करवाने वालों को ही उनका पैसा वापस मिलेगा। उन्होंने कहा कि नहीं तो पैसा सरकार के खजाने में जाएगा।
बता दें कि इस समय एसआईटी की जांच इस मामले में चली हुई और भविष्य में कैसे निवेशकों का पैसा वापस मिलेगा, इस बात का जवाब अभी एसआईटी के पास भी नहीं है। लेकिन इसी बीच अब विधायक होशियार सिंह के इस बयान ने क्रिप्टो फ्रॉड में लाखों करोड़ों लुटाने वाले निवेशकों को एक मौका दे दिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बयान के बाद अब बड़ी संख्या में ऐसे पीड़ित लोग सामने आ सकते हैं। अभी तक जिस तरह से प्रदेश में क्रिप्टो फ्रॉड का मामला कई 100 करोड़ का और 50,000 से अधिक लोगों से जुड़ा बताया जा रहा है, उसके हिसाब एसआईटी के पास बहुत कम शिकायतें पहुंची है। बता दें कि मंगलवार को देहरा के विधायक होशियार सिंह हिमाचल प्रदेश विधानसभा की स्थानीय निधि लेखा समिति की बैठक में भाग लेने के लिए मंडी पहुंचे हुए थे। इस दौरान पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि फ्रॉड की शिकायत करने वाले को ही पैसा वापस मिलेगा, जो लोग इसकी शिकायत नहीं करेंगे उनका पैसा सरकार के खजाने में जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए लोगों में जागरूकता लाई जानी चाहिए। हिमाचल ने 72 घंटे में खरीदी 1.5 लाख यूनिट बिजली, 2.94 लाख यूनिट हो रहा उत्पादन, जरूरत 3.50 लाख। प्रदेश में ड्राई स्पेल की शुरुआत के साथ ही बिजली की खरीद शुरू हो गई है। बीते 72 घंटे में बिजली बोर्ड ने करीब 1,68,000 यूनिट बिजली की खरीद कर ली है। बिजली बोर्ड हर रोज 56,000 यूनिट बिजली की खरीद कर रहा है। बिजली बोर्ड ने यह खरीद बीते 8 अक्टूबर से शुरू की है। दरअसल प्रदेश में बिजली का उत्पादन तेजी से गिर रहा है। इस समय प्रदेश भर में 2,94,000 यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है और कमी को पूरा करने के लिए बोर्ड बैंकिंग आधार पर करीब 56,000 यूनिट की खरीद रोजाना कर रहा है। मानसून में भयंकर तबाही और उससे बिजली प्रोजेक्टों के प्रभावित होने से उत्पादन में असर जरूर पड़ा था, लेकिन उस समय बिजली की खरीद करने की नौबत नहीं आई थी। लेकिन अब अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में बोर्ड को बिजली खरीदनी पड़ रही है। बिजली बोर्ड बैंकिंग प्रणाली के आधार पर बिजली की खरीद कर रहा है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जब तक उत्पादन कम होगा बिजली की खरीद की जाएगी, लेकिन जैसे ही उत्पादन बढ़ जाएगा तो बदले में प्रदेश पड़ोसी राज्यों को बिजली की सप्लाई शुरू कर देगा। अक्टूबर की शुरुआत से ही बिजली उत्पादन में घाटे का क्रम शुरू हो गया है। इसके दिसंबर तक और अधिक बढ़ने की संभावना है। इस घाटे की बोर्ड को बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। हर रोज 3.5 लाख यूनिट की जरूरत। प्रदेश में हर रोज 3.5 लाख यूनिट बिजली की जरूरत रहती है। सितंबर तक यह सप्लाई बिजली बोर्ड को पूरी मिल रही थी, लेकिन अब प्रदेश का उत्पादन 3 लाख यूनिट से कम हो गया है। उत्पादन के 3 लाख के नीचे जाते ही बिजली की कमी को पूरा करने के लिए बोर्ड में बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से 50 से अधिक यूनिट की खरीद शुरू कर दी है और इस खरीद के बाद अब सप्लाई प्रदेश के उपभोक्ताओं को भेजी जा रही है। ग्रीन एनर्जी से मिलेगी राहत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश को ग्रीन एनर्जी राज्य बनाने का फैसला किया है और इस क्रम में सौर ऊर्जा पर सरकार अपन ध्यान केंद्रित कर रही है। मुख्यमंत्री विधानसभा में भी यह बात कई बार दोहरा चुके हैं कि सर्दियों में हिमाचल को पड़ोसी राज्यों से बिजली की खरीद करनी पड़ती है। हिमाचल सौर ऊर्जा का इस्तेमाल सर्दियों में बिजली की खपत को पूरा करने में करेगा। इससे राज्य में अतिरिक्त राजस्व की बचत होगी और सर्दियों में बिजली की आपूर्ति भी सामान्य बनी रहेगी। दिल्ली की जनता को निमंत्रण। सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में आने का दिया न्योता। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने दिल्ली के लोगों को कुल्लू दशहरे का निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा कि कुल्लू दशहरे में इस बार अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक उत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है।
इसमें लगभग 20 देशों के प्रतिभागियों को आमंत्रित किया गया है। प्रदेश सरकार और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव के 9वें संस्करण और अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव 2023 को समर्पित एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य संसदीय सचिव पर्यटन, वन, ऊर्जा व परिवहन एवं अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष सुंदर सिंह ठाकुर ने इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव की भव्य झलक प्रदान करने के लिए कर्टन रेजर टीज और एक पुस्तिका जारी की। CPS सुंदर सिंह ठाकुर ने इस अवसर पर दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते कहा कि 17वीं शताब्दी से चला आ रहा अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव इस वर्ष 24 से 30 अक्टूबर तक कुल्लू में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समारोह प्रसिद्ध रघुनाथ जी की रथ यात्रा के साथ शुरू होगा और 300 से अधिक स्थानीय देवता इस विशाल कार्यक्रम में भाग लेंगे। पिघलते ग्लेशियर हिमाचल के लिए खतरा, भविष्य के बुनियादी ढांचे पर सजी कार्यशाला में बोले कृष्ण स्वरूप वत्स। हिमाचल लोक प्रशासन संस्थान एवं हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में आपदा जोखिम में कमी तथा भविष्य के बुनियादी ढांचे पर आधारित 2 दिवसीय वार्तालाप का आयोजन मंगलवार को हिपा शिमला में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सदस्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कृष्ण स्वरूप वत्स ने किया। कृष्ण स्वरूप वत्स ने कहा कि यहाँ के पहाड़ बड़े कमजोर हैं तथा हमें उन्हें बचाने की भी आवश्यकता है ताकि जलवायु परिवर्तन के खतरे को कम किया जा सके। ग्लेशियर कम होते जा रहे हैं तथा झीलों में पानी में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिस कारण इनसे भी खतरा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हुई भारी आपदा से हमें सीखने के साथ साथ आगामी भविष्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो। उन्होंने आपदा के बाद मूल्यांकन की आवश्यकताओं पर विशेष बल दिया। हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान की महानिदेशक निशा सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि कोलोकियम श्रृंखला का मुख्य उद्देश्य वर्तमान बुनियादी ढांचे और आपदा तैयारी में पहचान करना है। वहीं मानसून 2023 के दौरान राज्य में आपदाओं को ध्यान में रखते हुए आपदा जोखिम में कमी लाना और भविष्य में बुनियादी ढांचे के लिए प्रभावी रणनीतियों की पहचान करना है। कार्यक्रम के दौरान निदेशक हिपा शुभकरण सिंह ने मुख्य अतिथि, अन्य अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत किया तथा 2 दिवसीय मंथन शिविर की रूपरेखा रखी। बर्फीली हवाओं से कांपा लाहुल, खेतों में सफेद चादर बिछने से सब्जियों की पैदावार पर संकट। लाहुल घाटी में सोमवार रात रिहायशी इलाकों में बर्फबारी हुई है। ताज़ा हिमपात के बाद इलाके में ठंड का कहर बढ़ गया है। खेतों में गोभी और नकदी फसलों के ऊपर बर्फ की परत जम गई है। ठंड बढ़ जाने से फसलों की ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। रविवार रात को लाहुल घाटी के चंद्रा, तोद और मायर वैली में बर्फ गिरी है। इन इलाकों में अभी गोभी और आलू की फसल खेतों में तैयार हो रहा है। ऐसे में इस बर्फबारी ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। जयराम रमेश पर लगाए केस को वापस लेंगे प्रेम कुमार धूमल पूर्व सीएम से मिलने समीरपुर पहुंचे थे कांग्रेस नेता। पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस नेता जयराम रमेश के खिलाफ हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा नेता प्रेम कुमार द्वारा मानहानि का केस 2015 में दायर किया गया था। इस केस को अब प्रेम कुमार धूमल वापस लेंगे। जयराम रमेश की प्रेम कुमार धूमल से समीरपुर में हुई मुलाकात के बाद धूमल ने केस वापस लेने का फैसला किया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डा राजीव बिंदल का दावा है कि पूर्व मुख्यमंत्री धूमल ने जयराम रमेश को कहा है कि अगर वह अपने द्वारा की गई गलती पर बुरा महसूस कर रहे हैं
खेद प्रकट करते हैं तो वह इस केस को आगे नहीं चलाएंगे। प्रदेशाध्यक्ष डा राजीव बिंदल ने कहा कि प्रेम कुमार धूमल भाजपा के वरिष्ठ नेता है। उनकी छवि को जिस प्रकार से बिगाड़ने की कोशिश कांग्रेस के नेताओं ने की थी, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश शनिवार रात लगभग 9 बजे दिल्ली से वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल से मुलाकात करने समीरपुर पहुंचे। दरअसल 2015 की पत्रकार वार्ता में जयराम रमेश ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल एवं उनके पुत्र केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के ऊपर आरोप लगाए थे। इस पर धूमल ने शिमला हाई कोर्ट में जयराम रमेश के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दायर करते हुए 1 करोड़ का दावा ठोंका था। धूमल से मुलाकात कर इस मुद्दे पर खेद प्रकट किया और कहा कि उन्होंने जो आरोप लगाए थे वह उन्हें वापस लेते हैं। उन्हें गलत जानकारी उपलब्ध करवाई गई थी। जिला सुशासन सूचकांक में कांगड़ा टॉपर, हमीरपुर दूसरे, लाहौल स्पीति तीसरे स्थान पर। सीएम ने तीनों जिलों के उपायुक्त किए सम्मानित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आर्थिकी और सांख्यिकी विभाग द्वारा तैयार हिमाचल प्रदेश जिला सुशासन सूचकांक पर वार्षिक रिपोर्ट 2022 जारी की। इस रिपोर्ट में 8 मूल विषय, 19 केंद्र बिंदु तथा 90 विशिष्ट कारक शामिल किए गए हैं। सुक्खू ने कहा कि लोगों के कल्याण के लिए सुशासन के साथ पारदर्शी व जवाबदेह सरकार अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि प्रशासन और शासन की मूल इकाई जिला है। जिलों के प्रदर्शन को नागरिक कल्याण की योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा समावेशी विकास के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण सुशासन संकेतकों पर मापा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति और आगामी चुनौतियों के दृष्टिगत राज्य में विकास के प्रतिमानों में बदलाव की आवश्यकता है। हिमाचल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली व जल आपूर्ति सहित विविध क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न विकास संकेतकों पर कई अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है और समावेशी तथा समग्र विकास के आदर्श राज्य के रूप में उभरा है। जिला सुशासन सूचकांक की चौथी रिपोर्ट 12 जिलों के माध्यमिक आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत सभी जिलों के तुलनात्मक आकलन के लिए सभी आंकड़े एकत्रित किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कांगड़ा के उपायुक्त डा निपुण जिंदल, हमीरपुर के उपायुक्त हेमराज बैरवा और लाहौल स्पीति के उपायुक्त राहुल कुमार को यह पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा कि जिला सुशासन सूचकांक तत्काल सुधार के लिए मजबूत और कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने में सहायक है और जिलों की रैंकिंग को मापता है। प्रधान सचिव वित्त मनीष गर्ग ने कहा कि इस वर्ष की रिपोर्ट में जिलों और संबंधित विभागों को विशिष्ट संकेतकों में सुधार के लिए एक रोडमैप तैयार करने में सक्षम बनाया जाएगा। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, सचिव वित्त डा अभिषेक जैन, आर्थिक सलाहकार डा विनोद कुमार, विभिन्न जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे। इन स्तरों पर परखी गई योग्यता। सीएम ने कहा कि हिमाचल देश का पहला राज्य है जिसने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रशासन की गुणवत्ता मापने का कार्य शुरू किया है। जिला सुशासन सूचकांक 2022 में 8 मूल विषय आवश्यक बुनियादी ढांचा, मानव विकास, सामाजिक संरक्षण, महिलाएं एवं बच्चे, अपराध, कानून एवं व्यवस्था, पर्यावरण, पारदर्शिता और जवाबदेही और आर्थिक प्रदर्शन शामिल है। दूसरे स्तर पर 19 केंद्र बिंदु रखे गए हैं, जिनमें से प्रत्येक विषय के अंतर्गत बिजली, पानी, सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक वितरण योजना, सामाजिक न्याय, रोजगार, बच्चों और महिलाओं से संबंधित विषय, हिंसक अपराध, कानून एवं व्यवस्था, अत्याचार, पर्यावरण उल्लंघन, वन क्षेत्र, पारदर्शिता,
अर्थव्यवस्था में कृषि और संबद्ध क्षेत्र तथा वाणिज्य और उद्योग के रूप में योगदान से संबंधित मामले शामिल हैं। तीसरे स्तर पर 90 विशिष्ट कारकों के आधार पर जिलों में उपलब्ध आंकड़ों का एकीकरण तथा विश्लेषण किया गया है। जिला स्तर सूचकांकों के त्रिस्तरीय मूल्यांकन के आधार पर सभी 12 जिलों की रैंकिंग की गई है। वर्ष 2022 की रैंकिंग के अनुसार कांगड़ा ने 50 लाख का प्रथम पुरस्कार, जिला हमीरपुर 35 लाख का द्वितीय और जिला लाहौल स्पीति ने 25 लाख रुपए का तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया। पीडब्ल्यूडी के 15 प्रोजेक्ट पास, सरकार ने दी मंजूरी। पीडब्ल्यूडी को नाबार्ड के तहत मंजूर सभी 15 प्रोजेक्टों पर प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है। नाबार्ड से स्वीकृत होने के बाद इन प्रोजेक्ट को राज्य सरकार को प्रस्तावित किया गया था। इन प्रोजेक्ट की एक फाइल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भेजी गई थी और यह फाइल पीडब्ल्यूडी के प्रधान सचिव से होकर वापस विभाग तक पहुंची है। प्रशासनिक मंजूरी के अलावा इन प्रोजेक्ट में तकनीकी विशेषज्ञ की राय भी मांगी गई है और इस पर रिपोर्ट 13 अक्टूबर से पहले देनी होगी। दरअसल नाबार्ड ने बीते 13 सितंबर को पीडब्ल्यूडी के 15 और जल शक्ति विभाग के 31 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी थी। इन प्रोजेक्टों से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए 1 महीने की मोहलत दी गई थी और इस दौरान दोनों ही विभागों ने प्रशासनिक और तकनीकी मंजूरी के लिए फाइलें सचिवालय और विशेषज्ञों के पास भेज दी थी। अब इनकी रिपोर्ट सामने आने लगी है। पीडब्ल्यूडी में मंगलवार को ही प्रशासनिक मंजूरी की रिपोर्ट पहुंची है। दोनों मंजूरी मिलने के बाद विभाग टेंडर प्रक्रिया पूरी करेगा और सभी प्रोजेक्टों पर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। गौरतलब है कि नाबार्ड ने सितंबर में 329 करोड़ रुपए के 46 प्रोजेक्ट मंजूर किए थे। इनमें से 15 प्रोजेक्ट पीडब्ल्यूडी और 31 प्रोजेक्ट जल शक्ति विभाग के पास थे। कुल बजट में से पीडब्ल्यूडी को 130 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। इनमें 90% 117 करोड़ 23 लाख रुपए ऋण के तौर पर विभाग को मिलेंगे, जबकि इसमें 10% करीब 13 करोड़ रुपए राज्य सरकार का हिस्सा शामिल रहेगा। पीडब्ल्यूडी को इस मंजूरी के बाद ग्रामीण इलाकों में सड़कों को बनाने का क्रम तेजी से शुरू होगा। बीते 3 महीनों में नाबार्ड के तहत करीब 31 प्रोजेक्ट मंजूर हो चुके हैं। इनमें पहली मंजूरी अगस्त महीने में आई थी। अब इन प्रोजेक्ट के टेंडर भी लगा दिए गए हैं। एचडीएम, इन सड़कों को मिली मंजूरी। योजना में छपरेड़वाह तोरू सड़क नगरोटा बगवा, थुल्ला बस्ती बोई सड़क शाहपुर ताहू और चोहला सड़क धर्मशाला, कीरूदोसालन सड़क गमरू चोहला धर्मशाला, पट्टी से गुवाहाटी सड़क वाया हरिजन और गुज्जर बस्ती राजपुर पालमपुर, रजोलनु हिजांगल बग्गा सड़क और देहर खड्ड पर पुल नगरोटा बगवा, पुरली से रंगड़िपा दीधार सुजानपुर, शालाघाट कोठी कोल काचमी आवाल कुनिहार सोलन, सिड्डी कक्कड़ मार्ग सुजानपुर, संपर्क मार्ग जावर से नारी बिलिया दा थप्पल भरवाई ऊना, लेहन कोटला से सुन्नू टिकरी सोलन, समलेच से चिल्ला सड़क सोलन का निर्माण किया जाएगा, जबकि 2 अन्य सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा। इसमें बाहरू नडलीचर चंडी माली सड़क पंचरुखी कांगड़ा और बबेली जिंदौड़ सड़क कुल्लू का रखरखाव शामिल है। जल्द शुरू होगा काम। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता अजय गुप्ता ने बताया कि नाबार्ड के प्रोजेक्ट की मंजूरी के बाद विशेषज्ञों की राय व प्रशासनिक मंजूरी आवश्यक होती है। इसके लिए 30 दिन का समय मिलता है। 13 सितंबर को विभाग के प्रोजेक्ट मंजूर हुए थे और अब प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है। जल्द ही तकनीकी विशेषज्ञों से राय ली जाएगी और टेंडर प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। विभाग तय समय में सड़कों का निर्माण भी पूरा कर लेगा। मानसिक तनाव के शिकार हो रहे युवा, कोरोना के बाद बढ़ी मानसिक तनाव के मरीजों की संख्या।
हिमाचल प्रदेश के युवा मानसिक तनाव के शिकार हो रहे हैं। इस बात का खुलासा आईजीएमसी के मनोचिकित्सा विभाग ने किया। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में मनोचिकित्सा विभाग के अनुसार प्रतिदिन 80 से 100 लोगों की ओपीडी होती है, जो मानसिक तनाव के कारण इलाज करवाने आते हैं। डॉक्टर का मानना है कि कोरोना काल के बाद यह संख्या बढ़ी है। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि ओपीडी में 50% युवा शामिल है। आईजीएमसी में मनोचिकित्सा विभाग में सहायक प्रोफेसर डॉ देवेश शर्मा ने बताया कि आज की युवा पीढ़ी मानसिक दबाव में आ रही है। उनके ओपीडी में 50% युवा आते हैं और 10 से 15% छोटे बच्चे आते हैं जो मानसिक दबाव में होते हैं और उनका इलाज आईजीएमसी से चल रहा है। डॉक्टर का कहना है कि मानसिक तनाव का इलाज संभव है, लेकिन अगर कोई मानसिक रूप से बीमार है तो वह बीमारी छुपाते हैं। इसका मुख्य कारण एकल परिवार में रहना भी है, जिसमें पति व पत्नी है। उनमें अगर कोई बीमारी से ग्रस्त है तो उनकी उतनी ज्यादा देखभाल नहीं हो पा रही है। डॉ देवेश का कहना है कि जो मानसिक तनाव में रहता है उसका इलाज संभव है। ऐसे व्यक्ति को समझा जा सकता है और ऐसा व्यक्ति अपने घर, परिवार, ऑफिस, दोस्तों में खुलकर बात करे और कोई समस्या हो तो उनका रास्ता निकाले और समय पर अस्पताल आए तो उसे ठीक किया जा सकता है। मानसिक बीमारी होने के लक्षण। पहले जब बीमारी शुरू होती है तो उसमें सामान्य लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कम बोलना, अकेला रहना, नींद कम आना आदि है। मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति कभी आत्महत्या के लिए कदम उठा लेता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि कोरोना काल में भी मानसिक तनाव की बीमारी काफी ज्यादा बढ़ी है। बेरोजगारी, नशे का आदी होना मुख्य समस्या। डॉ देवेश ने बताया कि मानसिक तनाव के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण बेरोजगारी, समय पर जॉब का ना लगना, घर की परेशानी और नशे के आदी होना है। उन्होंने बताया कि नशे के सेवन करने वाले ज्यादा मानसिक रोगी हैं। उनका कहना था कि उनके ओपीडी में जो भी आता है उनको समझाया जाता है कि नशे का सेवन न करे और तनाव में न रहे। लोगों का जागरूक होना जरूरी। डॉ देवेश का कहना है कि ओपीडी में हर आयु वर्ग के मरीज आते हैं जो मानसिक तनाव में हैं। उनका कहना था कि स्कूली बच्चे भी मानसिक दबाव में हैं। उनका कहना था कि लोगों को जागरूक करके इससे बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि लोग आजकल खुद तनाव में रहते हैं, लेकिन किसी और को बताने में शर्म करते हैं, जबकि ऐसे में खुलकर बात करनी चाहिए और समय पर अस्पताल आना चाहिए। हिमाचल की पहाड़ियों पर हुई ताज़ा बर्फबारी। 14 से 15 अक्टूबर को फिर से करवट बदलेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में सोमवार की रात मौसम ने करवट बदली, जिसके चलते पहाड़ों पर ताज़ा बर्फबारी हुई। इसके अलावा बीती रात प्रदेश के कई क्षेत्रों में हल्की बारिश भी रिकॉर्ड की गई, जिससे मौसम कूल हो गया है। बारिश और बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट आई है, जिससे लोगों ने गर्म कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं। बता दें, हिमाचल प्रदेश में बीते रोज मौसम ने एकाएक करवट बदली और पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। इस दौरान कबायली क्षेत्र भरमौर पांगी की ऊपरी चोटियों समेत बैराग किलाड़ वाया साच पास मार्ग पर 10 से 12 इंच तक ताज़ा बर्फबारी हुई। वहीं लाहौल घाटी सहित किन्नर की ऊंची चोटियों पर भी बर्फबारी दर्ज की गई है। केलांग में न्यूनतम तापमान गिरकर 1.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं कल्पा में 5.4, कुफरी 5.5, कुकुमसेरी 3.3, नारकंडा 4.1, मनाली 7.6, डलहौजी 8.7,
शिमला 9.0 व रिकांगपिओ में 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। लाहौल स्पीति, किन्नौर व चंबा जिले के ऊपरी क्षेत्रों में शीतलहर बढ़ गई है। उधर सोलन जिले के बीबीएन में मंगलवार सुबह अंधड़ से नगर निगम नालागढ़ के पार्क में पेड़ का एक हिस्सा टूट गया। इससे पार्क के बाहर खड़ी 4 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। सामरिक महत्व वाले मनाली लेह मार्ग पर अब मौसम बदलना आरंभ हो गया है। सोमवार देर रात को हुई ताज़ा बर्फबारी से मनाली लेह मार्ग यातायात के लिए 16 घंटे बंद रहा। ऐसे में मनाली की तरफ से दारचा से आगे लेह जाने वाले वाहनों को सुबह 10 बजे के बजाय शाम करीब 4:00 बजे भेजा गया है। ताज़ा बर्फबारी के चलते इन वाहन चालकों को करीब 6 घंटे इंतजार करना पड़ा है। मनाली लेह मार्ग पर हुई ताज़ा बर्फबारी के बाद सीमा सड़क संगठन ने हाईवे 3 से बर्फ को हटाकर इसे बहाल किया गया। इसके बाद बीआरओ की हरी झंडी मिलने के बाद दारचा में तैनात पुलिस के जवानों ने वाहनों को लेह के लिए रवाना किया, जबकि लेह से आने वाले वाहनों को अब बुधवार को रवाना किया जाएगा। सर्दी के मौसम की दस्तक के बाद लाहौल स्पीति प्रशासन ने मनाली लेह मार्ग पर वाहनों की आवाजाही के लिए समय सारिणी निर्धारित की है और इसी के तहत वाहनों की आवाजाही हो रही है। उधर हिमाचल प्रदेश में आज भी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इसके बाद 3 दिनों तक मौसम साफ रहेगा और 14 से 15 अक्टूबर को फिर बारिश बर्फबारी के आसार है। उधर राजधानी शिमला सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लोग गर्म कपड़े पहने हुए नजर आए। कोरोना काल में लोगों पर बने केस वापस लेने जा रही सरकार, सीएम सुक्खू ने जारी किए निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान विभिन्न प्रतिबंधों की अवहेलना पर दर्ज मामलों को वापस लेकर लोगों को राहत देने जा रही है। डीसीएसपी सम्मेलन के दौरान इस संबंध में उच्चाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड का समय सबके लिए मुश्किल भरा रहा और इस महामारी को नियंत्रित करने तथा इससे बचाव के लिए आम लोगों पर कई प्रकार की पाबंदियां लगाई गई थीं। इस दौरान नियमों की अवहेलना को लेकर सैकड़ों केस दर्ज किए गए। वर्तमान राज्य सरकार अब मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए यह केस वापस लेगी। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान बने केस वापस लेकर राज्य सरकार आम लोगों को राहत पहुंचाएगी। सीएम सुक्खू ने जारी की जिला सुशासन सूचकांक की वार्षिक रिपोर्ट, कांगड़ा ने जीता प्रथम पुरस्कार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आर्थिकी और सांख्यिकी विभाग द्वारा तैयार हिमाचल प्रदेश जिला सुशासन सूचकांक पर वार्षिक रिपोर्ट 2022 जारी की। इस रिपोर्ट में 8 मूल विषय, 19 केंद्र बिंदु तथा 90 विशिष्ट कारक शामिल किए गए हैं। इस अवसर पर सीएम सुक्खू ने कहा कि लोगों के कल्याण के लिए सुशासन के साथ पारदर्शी व जवाबदेह सरकार अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि प्रशासन और शासन की मूल इकाई जिला है। जिलों के प्रदर्शन को नागरिक कल्याण की योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा समावेशी विकास के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण सुशासन संकेतकों पर मापा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति और आगामी चुनौतियों के दृष्टिगत राज्य में विकास के प्रतिमानों में बदलाव की आवश्यकता है। हिमाचल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली व जल आपूर्ति सहित विविध क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न विकास संकेतकों पर कई अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है और समावेशी तथा समग्र विकास के आदर्श राज्य के रूप में उभरा है। जिला सुशासन सूचकांक की चौथी रिपोर्ट 12 जिलों के माध्यमिक आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत सभी जिलों के तुलनात्मक आकलन के लिए सभी आंकड़े एकत्रित किए गए। उन्होंने कहा कि हिमाचल देश का पहला राज्य है जिसने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रशासन की गुणवत्ता मापने का कार्य शुरू किया है।
जिला सुशासन सूचकांक 2022 में 8 मूल विषय आवश्यक बुनियादी ढांचा, मानव विकास, सामाजिक संरक्षण, महिलाएं एवं बच्चे, अपराध, कानून एवं व्यवस्था, पर्यावरण, पारदर्शिता और जवाबदेही और आर्थिक प्रदर्शन शामिल है। दूसरे स्तर पर 19 केंद्र बिंदु रखे गए हैं, जिनमें से प्रत्येक विषय के अंतर्गत बिजली, पानी, सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक वितरण योजना, सामाजिक न्याय, रोजगार, बच्चों और महिलाओं से संबंधित विषय, हिंसक अपराध, कानून एवं व्यवस्था, अत्याचार, पर्यावरण उल्लंघन, वन क्षेत्र, पारदर्शिता और दायित्व, अर्थव्यवस्था में कृषि और संबद्ध क्षेत्र तथा वाणिज्य और उद्योग के रूप में योगदान से संबंधित मामले शामिल हैं। तीसरे स्तर पर 90 विशिष्ट कारकों के आधार पर जिलों में उपलब्ध आंकड़ों का एकीकरण तथा विश्लेषण किया गया है। जिला स्तर सूचकांकों के त्रिस्तरीय मूल्यांकन के आधार पर सभी 12 जिलों की रैंकिंग की गई है। वर्ष 2022 की रैंकिंग के अनुसार जिला कांगड़ा ने 50 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार, जिला हमीरपुर 35 लाख रुपए का द्वितीय पुरस्कार और जिला लाहौल स्पीति ने 25 लाख रुपए का तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कांगड़ा के उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल, हमीरपुर के उपायुक्त हेमराज बैरवा और लाहौल स्पीति के उपायुक्त राहुल कुमार को यह पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा कि जिला सुशासन सूचकांक तत्काल सुधार के लिए मजबूत और कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने में सहायक है और जिलों की रैंकिंग को मापता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के मूल्यांकन मापदंड पिछले वर्षों से काफी भिन्न हैं, क्योंकि इनमें जनजातीय जिलों को भी समान अवसर प्रदान करने की आवश्यकता स्वीकार की गई है। प्रधान सचिव वित्त मनीष गर्ग ने कहा कि इस वर्ष की रिपोर्ट में जिलों और संबंधित विभागों को विशिष्ट संकेतकों में सुधार के लिए एक रोडमैप तैयार करने में सक्षम बनाया जाएगा। चिट्टे के साथ युवती गिरफ्तार, दोस्त भी धरा, दोनों के खिलाफ मामला दर्ज। पुलिस थाना कुल्लू की टीम ने शीशामाटी समीप दुर्गा माता मंदिर के पास नाकाबंदी के दौरान एक युवक से हेरोइन बरामद की है। एसपी कुल्लू साक्षी वर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस ने नाकाबंदी दौरान एक गाड़ी को चेकिंग के लिए रोका। वहीं पुलिस ने गाड़ी में सवार एक युवती और युवक के कब्जे से 7.05 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। यह चिट्टा 26 वर्षीय एक युवती और 26 वर्षीय संजय दत्त निवासी बढ़ी जिला कुल्लू के कब्जे से बरामद हुआ है। दोनों के खिलाफ थाना कुल्लू में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके दोनों को गिरफ्तार किया गया है। हमीरपुर वन क्षेत्र में 21,000 सूखे पेड़ों पर चलेगी कुल्हाड़ी, कटाई के लिए वन निगम लगाएगा टेंडर। वन विभाग हमीरपुर ने अपने अधीन आने वाले वन क्षेत्र में गिरे या फिर सूख चुके 21,000 पेड़ हार्वेस्टिंग के लिए फॉरेस्ट कारपोरेशन को दिए हैं। वन निगम की तरफ से इनकी कटाई करने के लिए टेंडर लगाया जाएगा। टेंडर आवंटित करने के बाद इन पेड़ों को काटा जाएगा। इन पेड़ों की लकड़ी की बाद में वन निगम नीलामी करता है। रॉयल्टी के रूप में कुछ पैसा वन विभाग को भी मिलता है। बताया जा रहा है कि जून महीने में वन विभाग की तरफ से गिरे या फिर सूख चुके पेड़ों की गणना करवाई गई थी। उस दौरान 12,500 पेड़ों का आंकड़ा सामने आया था। बरसात के मौसम में वन क्षेत्र में 8,500 पेड़ गिरे हैं। ऐसे में सूख चुके तथा गिरे पेड़ों का आंकड़ा 21,000 पहुंच गया है। इन सभी पेड़ों को काटने कर अनुमति वन विभाग ने वन निगम को प्रदान की है। वन निगम इन पेड़ों की कटाई कर लकड़ी को अपने डिपो में भेजेगा। डिपो से लकड़ी की नीलामी होती है, जिसकी एवज में कारपोरेशन को रुपए मिलते हैं। बता दें कि हमीरपुर वन विभाग के अधीन 16,535 हेक्टेयर जंगल है।
जंगल में कई प्रजातियों के पेड़ तथा पौधे पाए जाते हैं। कई पेड़ सूख जाते हैं तो कई तूफान आदि के कारण गिर जाते हैं। गिरने के कारण यह पेड़ भी सूख जाते हैं। हालांकि वन विभाग की जमीन से पेड़ काटने की आम आदमी को अनुमति नहीं है। वन विभाग स्वयं इन पेड़ों की निगरानी करने के साथ ही गणना करता है तथा बाद में इन्हें वन निगम को सौंपा जाता है। इस बार भी 21,000 पेड़ों को कटाई के लिए वन निगम को सौंपा गया है। वन निगम इन पेड़ों की कटाई के लिए टेंडर लगाएगा। टेंडर आवंटित कर निगम के माध्यम से पेड़ों को काटकर इनकी लकड़ी को कारपोरेशन के डिपो में भेजा जाएगा। कई प्रकार के पेड़ों की लकड़ी को सही ढंग से काटने के बाद डिपो में पहुंचाया जाता है। डिपो में पहुंची लकड़ी की बाद में नीलामी की जाती है। डीपीओ हमीरपुर राकेश कुमार ने कहा कि वन क्षेत्र में गिर चुके तथा सूखे पेड़ों की कटाई का जिम्मा वन निगम को सौंपा गया है। इस बार 21,000 पेड़ों का आंकड़ा सामने आया है। जून महीने में 12,500 गिरे तथा सूख चुके पेड़ों की गणना हुई थी। हालांकि बरसात में भी लगभग 8,500 पेड़ गिरे हैं। पशुओं को बचाने के चक्कर में 100 फुट गहरी खाई में गिरा सिलेंडर से भरा ट्रक, चालक घायल। भोटा से कुछ दूरी पर नेशनल हाईवे 103 तयालेदा घाट के पास सिलेंडर से भरा एक ट्रक 100 फुट गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में ट्रक चालक घायल हुआ है। ट्रक चालक की पहचान अजय कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी दहेला जिला ऊना के तौर पर हुई है। जानकारी के अनुसार हादसा सोमवार देर रात करीब 2 बजे आवारा पशुओं को बचाने के चक्कर में पेश आया है। घायल ट्रक चालक ट्रक के अंदर ही फंसा हुआ था। सुबह जब लोग वहां से गुजरे तो उन्होंने देखा कि गैस सिलेंडर बिखरे पड़े हैं और ट्रक चालक अंदर ही फंसा हुआ है। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद घायल ट्रक चालक को बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। गनीमत यह रही कि ट्रक में जो गैस सिलेंडर रखे थे वह खाली थे, जिस कारण एक बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मामले की पुष्टि करते हुए भोटा पुलिस कक्ष के प्रभारी राजेश ने कहा कि खाली सिलेंडर से भरा ट्रक आवारा पशुओं को बचाने के चक्कर में खाई में जा गिरा। हादसे में चालक की टांग में फ्रैक्चर हुआ है। घायल चालक को इलाज के लिए हमीरपुर अस्पताल रेफर किया गया है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और आइए बातचीत में शामिल हो। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।